एक्चुअली वो फोर्स फील्ड फोर्स है। लॉज ऑफ मोशन, डेट है 9। मैकेनिक्स हम जो पढ़ रहे हैं वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में तीन टाइप के फोर्स हैं। फर्स्ट इज फील्ड फोर्स, सेकंड इज कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड थर्ड इज अटैचमेंट टू अनदर बॉडी। तो फील्ड फोर्स की बात करते हैं। mg अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो कोई एक चार्ज के फील्ड में दूसरा चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड फोर्स है। अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में कोई भी मास आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है अगर आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसको हम लोग उस ऑब्जेक्ट का वेट भी बोलते हैं। वो mg के इक्वल होता है ना। फोर्स में खास बात क्या है, कांटेक्ट जरूरी नहीं है कांटेक्ट होना, कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। कौन कौन से फोर्स हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by electric charge Q1 Q2। तो ये Q1 जो है ना, Q1 वो Q2, तो Q2 का कोई फील्ड होगा, ये Q2 का ये फील्ड है, ये फील्ड है Q2 का। सराउंडिंग स्पेस को फील्ड बोलते हैं। इस फील्ड में कोई चार्ज Q1 आ गया तो इनके ऊपर क्या है, force लगता है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, डिपेंड करता है नेचर क्या है। तो Q2 के फील्ड में Q1 रखा हुआ है, Q1 का फील्ड होगा अपना, Q1 का फील्ड सपोज ये है, ये Q1 का फील्ड है। तो Q1 के फील्ड में Q2, दोनों का फील्ड आपस में ओवरलैप करता है और एक नया फील्ड सेट करता है। वेक्टर क्वांटिटी है, नेट रिजल्टेंट कुछ इस हर पॉइंट पर आता है और एक नया फील्ड सेट हो जाता है। वो फॉर्मेशन शायद तुम लोगों ने 10th क्लास में देखी होगी कि दो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स फोर्स जिसको बोलते हैं, वो फोर्स लग रहा है किसी भी एक चार्ज के ऊपर क्योंकि वो किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में। ऐसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं फील्ड फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं फील्ड फोर्स। मतलब जो जिसको इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा। थर्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। हर बॉडी का एक और फील्ड होता है, हर मास का फील्ड होता है। जैसे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर मास का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो हम बहुत रूटीन एग्जांपल है हमारा, एक कॉमन एग्जांपल है जिसको हम लोग मानते हैं कि अर्थ है। अर्थ का अपना एक सराउंडिंग स्पेस, काफी बड़ा स्पेस है ये सराउंडिंग स्पेस इसको बोलते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। रेडियस आर। इस फील्ड में अगर कोई मास होगा तो ये मास है, तो इस मास के ऊपर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा mg, जिसको हम लोग mg बोलते हैं। ये वेट होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ऐसा नहीं है कि हमेशा नीचे ही लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लगता है। यहाँ पर कोई मास है तो उसके ऊपर सिर्फ फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है ना, ये इस वजह से है क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में, अगर बाहर होता तो नहीं लगता। ऐसे फोर्सेस होते हैं फील्ड फोर्स, इसमें कॉन्टैक्ट नेसेसरी नहीं है।
है ना। फील्ड फोर्स, किसी भी फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर मास आ जाए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल आ जाए, तो ये सारे फोर्सेस फील्ड फोर्स कहलाते हैं। ठीक है। सेकेंड है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे तुम्हें पता ही है कि कॉन्टैक्ट फोर्स तब आएगा कि जब दोनों कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी, कॉन्टैक्ट तो जरूरी है इस बार, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन से, नॉर्मल, रिएक्शन एंड फ्रिक्शन होता है, तो ये हमेशा ऑलवेज इन पेयर, ये पेयर में होते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्सेस का एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन फोर्सेस। तो एक सरफेस है ये, एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है ऑफ मास एम रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक ना सरफेस के कांटेक्ट में है, इस सरफेस के, तो इन दोनों के बीच में ना फोर्स सेट होगा। कौन सा फोर्स सेट होगा, इन दोनों के बीच में। ये ब्लॉक सरफेस के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, सरफेस ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी, दोनों के बीच में एक फोर्स होगा। तो अगर हम ब्लॉक की बात करें, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो अर्थ ने लगाया एम जी, सरफेस की वजह से लगा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। तो इन दोनों के कांटेक्ट में आने की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स नॉर्मल फोर्स है। और नॉर्मल का मतलब खुद परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये जो फोर्स है, इन दोनों के कांटेक्ट में आने से एक फोर्स आएगा जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, उसका नाम है नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। एक है फ्रिक्शन फोर्स, अगर ये इसने मोशन में आने की कोशिश की, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यूजुअली सरफेसेस रफ होती हैं सारी, अगर ये मोशन में आता है, सपोज इसको ब्रेक फोर्स में लगाया एफ, तो ये मोशन में आने की कोशिश करेगा, तो इन बैकवर्ड डायरेक्शन एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, सारी बात करेंगे अभी, तो हम लोग सिर्फ बस बात करेंगे फोर्स कितना टाइप के हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये बातें अपने दिमाग में रखना। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंट क्या लोग होगा, फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंट क्या लोग, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एक होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट फोर्स है ना, अटैचमेंट सी, स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, स्प्रिंग या स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं, स्ट्रिंग। ये मास m2 है, एक मास m1 है, एक सरफेस के ऊपर है। अगर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो यहाँ पर टेंशन सेट होगी, ये भी एक फोर्स है, टेंशन, ये भी एक फोर्स है। m1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, m2 स्ट्रिंग में एक टेंशन। तो ये बहुत सारी तरह के फोर्स है। फोर्स के बारे में तुम्हें आइडिया होगा कि फोर्स जो है क्या होता है ना। फोर्स तो पता होगा ना क्या होता है फोर्स, फील्ड फोर्स, मतलब फील्ड के अंदर फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स, और एक स्ट्रिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, जो कि दो बॉडी को कनेक्ट करने के बाद उस स्प्रिंग के अंदर सेट होता है।
कुछ एक बेसिक बात है जो तुम्हें शायद पता है, एक बार मैं ना उसको मतलब पूरा तो नहीं बस बताता, ब्रीफ में ब्रीफ कर देता हूँ कि लास्ट 9th और 10th में तुम पढ़ के आए हो कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या है? फोर्स इज पुल और पुश। पुल और पुश को फोर्स बोलते हैं। करता क्या है ये? फोर्स क्या कर सकता है? इट कैन चेंज द स्टेट। स्टेट मतलब रेस्ट पर होती है बॉडी या मोशन में होती है, वो स्टेट होती है। तो ये इट आइदर चेंज, या तो चेंज कर सकता है, आइदर चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। और कई बार ऐसा भी होगा कि तुम फोर्स लगाओगे और बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे मतलब तुम कोई ट्रक खड़ा हुआ है, तुमने जाके फोर्स लगाया, रेस्ट पर, तो रेस्ट पर ही रहेगा वो। जरूरी नहीं है कि तुमने फोर्स लगाया तो मोशन में आएगी कोई चीज। और डिपेंड करता है कि तुम्हारा फोर्स इनफ है या नहीं है टू ब्रिंग दैट बॉडी इन मोशन। इट आइदर चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी और टेंड्स टू चेंज, और टेंड्स टू चेंज। डायरेक्शन भी चेंज करने का कई बार जरूरी नहीं है कि रेस्ट से मोशन में लेके और मोशन से रेस्ट में ले, जरूरी ऐसा भी नहीं है ना। तो यहाँ लिख देते हैं रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं बॉडी, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। ये इसकी स्टेट है, रेस्ट स्टेट है, मोशन स्टेट है। रेस्ट से मोशन में ले आया, मोशन से रेस्ट में, ये फोर्स का काम है। इट आइदर चेंज। कई बार क्या है कि रेस्ट और मोशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है या नहीं करना चाहता है। कई बार हमारा फोर्स ऐसा होता है कि ना तो रेस्ट से मोशन में लाना है हम लोग को, ना मोशन से रेस्ट में लेके आना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है। तो डायरेक्शन चेंज करने का काम भी फोर्स ही करता है, हमें फोर्स ही लगाना पड़ता है। इट आइदर चेंज द डायरेक्शन और टेंड्स टू चेंज। बेसिकली ये काम है फोर्स के। एक टर्म तुमने पढ़ी होगी, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इट इज अ प्रॉपर्टी, बॉडी की प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की प्रॉपर्टी है। और बॉडी की उस प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। मतलब वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है, कभी अपनी स्टेट चेंज करना ही नहीं चाहती। अगर तुम फिर भी चाहते हो कि बॉडी खुद से अपनी अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहती, तो एक बॉडी मोशन में है, एक बॉडी मोशन में है, ये एफ फोर्स में लगाया, ये एफ फोर्स में लगाया, ये मास है में, और ये बॉडी मोशन में आती है। ये इसको लेते हैं वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ऐसे वेलोसिटी वी से बॉडी मूव करती है। तो ये हमेशा वी से ही मूव करेगी, कभी अपनी अपनी स्पीड को कम नहीं करती, कभी अपनी स्पीड को कम नहीं करना चाहती। ये सरफेस स्मूथ है, सपोज ये सरफेस स्मूथ है, तो उसकी वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी वी। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा सेम स्टेट में रहना चाहते हैं। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी हमेशा, कभी ये मोशन में नहीं आती, अपने आप से मोशन में आ जाए। इसकी प्रॉपर्टी है कि बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहती है, जब तक कि तुम कोई फोर्स ना लगा दो, है ना। यही न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है, इनर्शिया ही न्यूटन फर्स्ट लॉ होता है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी by virtue of which body tends to
stay in the same state. वो सेम स्टेट में रहना चाहती है. It is a property of body by virtue of which body tends to stay in the same state. Either it is in motion, it will remain in the motion. If it is at rest, it will remain. It will try to remain in the same state. और तुम forcefully तुम कुछ भी कर सकते हो. अगर मोशन में तुम फोर्स लगा के उसको चेंज कर सकते हो, रेस्ट पर ला सकते हो. और बॉडी की प्रॉपर्टी यही है. बॉडी की कोशिश यही रहती है कि वो सेम स्टेट में रहे, वो अपनी स्टेट चेंज ना करे. इसको बोलते हैं इनर्शिया. इनर्शिया रेस्ट भी हो सकता है. रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है. और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकती अपने आप से. तो अपने आप से डायरेक्शन, इसलिए तो फोर्स की जरूरत पड़ती है हम लोगों को. इसलिए तो फोर्स की जरूरत पड़ती है. अगर बॉडी अपने आप ही रेस्ट में आ जाए, अपने आप ही मोशन में आ जाए, अपने आप ही डायरेक्शन चेंज कर ले अकॉर्डिंग टू विश, है ना, तो फिर तो हमें फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती. ये सारी बातें होती ही नहीं. इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है ना बॉडी के पास, इसकी वजह से हम लोगों को फोर्स और फ्री सब कुछ पढ़ना पड़ता है. चलिए, उसके बाद आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना, सारी बातें तुम्हें पता है. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, इट स्टेट्स दैट if a body is at rest, the body is at rest, it will remain at rest. If a body is in motion, it will remain in motion until an external force is applied for it. मतलब इनर्शिया ही है ये एक तरह से. न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शिया तो एक ही बात है. एक ही बात को बार बार लिखता हूँ. मोमेंटम. मोमेंटम क्या आता है? एक पार्टिकल ऑफ मास m और ऑब्जेक्ट is m is moving with the speed suppose v और velocity v इसकी velocity है towards right. तो मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है. जैसे हर बॉडी का मास होता है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है. हर मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, है ना. मोमेंटम जब बोला गया तो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए. मोमेंटम मीन से कोई भागती हुई कोई चीज है. मोमेंटम मतलब ये होता है कोई चीज है जो मोशन में है, उसका मोमेंटम तुम बता सकते हो. मोमेंटम मतलब मोमेंटम मोमेंटम का मतलब यही है. मोमेंटम भी कौन सा मोमेंटम, चलो मोमेंटम ए मूविंग बॉडी और ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट always possesses some finite momentum, some finite momentum. तो कोई भी चीज अगर मोशन में है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना. सिस्टम का कई बार ऐसा होता है, ये आएगा सिस्टम भी होता है. सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्टिकल, और ऑब्जेक्ट मतलब सिंगल पार्टिकल. सिंगल पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ. ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज possesses some finite momentum. और मोमेंटम किसके इक्वल होता है? तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा ये मोमेंटम. मोमेंटम किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ
मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन, इट्स सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। सिंबल पी, और जो वेक्टर क्वांटिटी है तो पी के ऊपर एरो लगेगा, सिंबल इज वेक्टर पी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, p is equal to mv with vector sign p equals to mv। यूनिट मास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये मोमेंटम की यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम के बाद ही आता है न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? किसी बॉडी का मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, ये कोई बॉडी मूविंग है ना, तो ऐसे हम लोग ऐसे देखते हैं, जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये मास m है, इसकी वेलोसिटी v। तुमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाएंगे तो इसकी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, मतलब ऑलरेडी इसकी वेलोसिटी है v, और जैसे तुम फोर्स लगाओगे, अगर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तुमने फोर्स लगाया है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर तुमने फोर्स लगाया है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और किसी डायरेक्शन में लगाया तो देखना पड़ेगा कि कौन सा कंपोनेंट किधर जाता है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट रहे। बहुत सारे केसेस हैं, वो आगे आएंगे। अल्टीमेटली एक कंक्लूजन तो है यहाँ पर कि तुम कुछ भी कर लो, अगर तुमने फोर्स लगाया है तो कुछ भी हो जाए वेलोसिटी चेंज जरूर होगी, या तो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। इंक्रीज भी ना करे, मैग्नीट्यूड डिक्रीज भी ना करे, तो ये तो होगा ही कि डायरेक्शन तो चेंज हो ही जाएगी। स्पीड सेम रह सकती है, वेलोसिटी सेम रह जाए ऐसा हो नहीं सकता फोर्स लगाने के बाद। अल्टीमेटली अगर तुमने कोई फोर्स लगाया है तो वेलोसिटी जरूर चेंज होगी, और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम, वेलोसिटी अगर तुमने लगाया कि वेलोसिटी इज, मोमेंटम इज मास इनटू मास एंड और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है ये, मास टाइम्स वेलोसिटी। मास टाइम्स वेलोसिटी इज मोमेंटम, और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज रहेगा। न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट यही है कि जब भी तुम फोर्स लगाओगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जरूर चेंज होगा। तो यही स्टेटमेंट है। व्हेनेवर, ये तो हम काइनेमेटिक्स से कंक्लूड कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही है ये बात, तो फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। व्हेनेवर a force is applied over a body, momentum of that body gets changed, उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है। क्या रिलेशन है दोनों में, फोर्स और
फोर्स और मोमेंटम में कि अगर फोर्स लगाया तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, है ना, कोई कोई ना कोई तो रिलेशन होगा भाई। फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम डिक्रीज कर जाएगा, फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम इंक्रीज कर जाएगा, कुछ तो हो ही सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट न्यूटन ने दी थी ना, ये स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt is directly proportional to f, is directly proportional to f, rate of change of momentum। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ की, रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly proportional to directly proportional to external force, external force applied, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फिर जैसे तुमको पता लगी क्या होता है कि हर प्रोपोर्शनलिटी का साइन कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो यहाँ भी आएगा। एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आता है। कितना आएगा ये हमें नहीं पता होता, हम एक्सपेरिमेंट कर कर परफॉर्म करते हैं कि यार क्या रिलेशन आ रहा है। एक बहुत नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वहां पर परफॉर्म किए जाते हैं, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशन को फिर कंक्लूड करते हैं कि क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है दैट इज 1, एफ इज इक्वल टू dp by dt, वेक्टर क्वांटिटी है dp by dt। Direction of force is same as the direction of change in momentum, not in the direction of momentum. Direction of force is same as the direction of change। डेल्टा p की डायरेक्शन होगी, p की डायरेक्शन डेल्टा p की, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन में होता है फोर्स। p को अगर हम देखें, p को हमने अभी ऊपर डिफाइन किया है, तो p इज मास टाइम वेलोसिटी। मास तो एक कांस्टेंट पैरामीटर है, इफ मास इज कांस्टेंट। अब तक हम लोग जो पढ़ेंगे ना तो मास कांस्टेंट ही रहेगा, अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो देखते हैं क्या होता है। मास कांस्टेंट है तो m बाहर ऐसे का ऐसा रहता है, और dv by dt, एंड दिस dv by dt is dv by dt is acceleration if mass is constant। if mass is not constant, मास भी वेरी करता है। ऐसे सिस्टम तुम्हें तो नहीं आएंगे शायद ना, नीट में नहीं होता, फिर भी लिख देते हैं, चलो आ गया तो दिमाग। if mass of body is not constant, तो क्या होगा, f is dp by dt, d by dt of mass times velocity। अब मास कांस्टेंट नहीं है और v भी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो है ही वेरिएबल, है फोर्स लगा रहे हो तो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर हो, उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो कैसे करते हैं, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट है उनका डिफरेंशिएशन करते हैं ना। मैं याद होगा कुछ ऐसे लिखा था, डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, तो वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू प्लस यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी। तो फिर वही करेंगे, वी और यू मतलब यहाँ एम और वी है, तो वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एम डी एम बाई डी टी।
प्लस m एज इट इज dv by dt। अल्टीमेटली f आ जाता है v dm by dt प्लस m dv by dt। ये फोर्स आ गया। और dv by dt को तुम लिख सकते हो एक्सेलरेशन, तो उसको और फर्दर ऐसे लिख सकते हैं v dm by dt प्लस ma। ये फोर्स है, this force is equal to ma। if mass is constant then dm by dt will be equal to zero। और differentiation of a constant is zero। if mass is constant तो ये टर्म जो है dm by dt it will be zero। तो v into zero is zero। this term f will be equal to ma if mass is constant। but in this case if mass of body is not constant then the force expression will be equal to v dm by dt plus mass times of acceleration of that body। ये है न्यूटन्स सेकंड लॉ। सबसे इम्पोर्टेंट लॉ जो है इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि सेकंड लॉ भी, सेकंड लॉ तो है ही अपने आप में, बैकबोन माना है सेकंड लॉ तो सबसे कॉमनली यूज होने वाला है। पर सेकंड लॉ को अप्लाई करने से पहले हम लोगों को ना एफबीडी बनाना होता है। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है, फ्रिक्शन कहाँ पर, ये सारी कहानी हमें करनी होती है। अब फाइनल कंक्लूजन पर लेके जाता है सेकंड लॉ। पर थर्ड लॉ पूरे पूरे बॉडी की कंक्लूजन तक, क्वेश्चन के कंक्लूजन, प्रॉब्लम की कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले न्यूटन थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को जो प्रॉब्लम करता है वो थर्ड लॉ ही करता है ना। तो थर्ड लॉ में लिखने से पहले कुछ एक बात है तो मैं बताता हूँ, है ना। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है जब तक तुम फोर्स ना लगा दो। बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहती है विद द सेम स्पीड और वेलोसिटी जब तक कि तुम कोई फोर्स ना लगा दो। तो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करने से पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को फिर से देखते हैं और उसकी जो बातें हैं उसको कंक्लूड करते हैं अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में। मैथमेटिकली उसका मतलब क्या है। इफ नो फोर्स इज देयर, नो फोर्स इज प्रेजेंट, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट। नो फोर्स इज प्रेजेंट का मतलब मैं लिखना चाहता हूँ मैथमेटिकली एफ नेट इक्वल्स टू जीरो। नो फोर्स इज प्रेजेंट मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। नो नेट फोर्स लिखो, ज्यादा प्रिसाइज लगेगा। नो नेट फोर्स इज प्रेजेंट, इट मीन्स नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो अगर है बॉडी does not change its state। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। मोशन में कैसे रहेगी, विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से रहेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। रेस्ट पर होने का मतलब भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो नेट फोर्स ओवर ए बॉडी विल बी इक्वल टू, इसे इक्वल टू लिखते हैं, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू द वेक्टर सम
सारे फोर्सेस का सम होगा। नेट फोर्स कितना हो, सारे फोर्स जितने फोर्स है सबका सम कर दो। और सम कैसा होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस प्रेजेंट। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 और जितने भी फोर्स हैं Fn, Fn सारे फोर्सेस, नेट फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जितने भी फोर्स हैं, जितने भी फोर्स, सारे फोर्स लिख लो, उन सबका सम जीरो लिखोगे। और ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट। ये बहुत फ्रिक्वेंटली मैं यूज करूंगा ये सारी चीजें, है ना, कल से आज तो बेसिकली जो तुम्हें पता था वही मैंने बताया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सब बातें मैंने किया है। बॉडी इज एट रेस्ट, तो बॉडी रेस्ट पर होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो है, हम लिखेंगे। अब हमें कुछ भी पता है नहीं पता है, बॉडी रेस्ट पर तो हम एक कंक्लूजन तो हम पहुंच ही सकते हैं इस कंक्लूजन पर। तो एफ नेट जो जीरो होगा, F1 प्लस F2 और चाहे जितने ही फोर्स है वो जीरो के इक्वल होंगे। तो जब भी बॉडी हमें रेस्ट पर दिखाई देगी ना, तो हम लिखेंगे कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो भी हम इसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस Fn अप टू Fn, जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है, सपोज n फोर्सेस आर प्रेजेंट और अप्लाई आर बीइंग अप्लाइड ओवर दैट बॉडी, तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। ये देख लेना कि इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट तब ऐसा करेंगे, और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो न्यूटन थर्ड लॉ है, उसके ऊपर टाइम लगाएंगे कल थोड़ा सा, है ना, अभी तो टाइम हो गया कंप्लीट। ये सारी बातें मैं कल यूज करूंगा न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर, और कल कुछ एक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काइनेमेटिक्स से ज्यादा इंटरेस्ट तो मैं आएगा इसमें, एफबीडी वगैरह, और काफी। अगर तुम एक बार एफबीडी बनाना सीख गए और तुमने एक बार ऑब्जेक्ट को तुम देखना, एक्चुअली ना ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना सीखना होता है कि हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। हम कभी उसको किसी फ्रेम से देखते हैं, कभी उसको फ्री किसी फ्रेम से देखते हैं। जैसे कई बार ट्रेन मूविंग है और ट्रेन में कोई बच्चा बैठा हुआ, उसने उसने कोई चीज ड्रॉप कर दी, तो तुम्हें वो ट्रेन के बाहर से वो कैसी दिखाई देती है, और ट्रेन के अंदर से वो चीज ड्रॉपिंग जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई देता है ना। अब बहुत बड़ा रोल है इस चीज का कि तुम कहाँ से खड़े होके क्या देख रहे हो। तो कल हम एक दो दिन इसी पर बात करेंगे, है ना, कि हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर खड़े हैं तो क्या दिखाई दे रहा है। और वो सिचुएशंस, मैं दो चार सिचुएशंस इमेजिन करा सकता हूँ, है ना, क्वेश्चन 5 7 10। अल्टीमेटली सिचुएशन को इमेजिन करने की आदत डालो। मैंने तो पहले भी कहा था, लास्ट चैप्टर में बोला था मैंने, कि डायग्राम अगर तुमने बना लिया, दैट मीन्स सिचुएशन तुमने इमेजिन कर ली, और 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर तुमने सब कुछ प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लिया अपने फ्रेम से, जहां भी तुम खड़े हो उसको देखना चाहते हो। इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑब्जर्वर का फिजिक्स के अंदर, कहाँ ऑब्जर्वर है, कहाँ से तुम देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो एक दो दिन इसी पर बात करेंगे कि कैसे दिखाई दे रहा है, कहाँ से दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, सारी बातें हम करेंगे। और इंटरेस्टिंग चैप्टर, धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। बेसिकली वही बातें हमारी हुई जो हमने पहले की थी। तो ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं। मीटिंग लीव कर दो, मैं भेज देता हूँ नोट्स ग्रुप में।